विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी माननीय श्री विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं बल्कि जनता की आत्मा की अभिव्यक्ति है, और जब ये आत्मा नगरों की गलियों से बोलती है तो उसे शहरी स्थानीय निकाय कहते हैं। दरअसल लोकतंत्र 3 स्तर पर कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर पर संसद में, राज्यकीय स्तर पर विधानमंडल में, विधानसभाओं में, और गांव और शहर के स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से। आज जब हम संवैधानिक लोकतंत्र के सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो शहरी स्थानीय निकाय केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा से उपजा एक जन आधारित सपना है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने इस तस्वीर को बदल दिया। जी हाँ, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम तीनों स्तरों को संवैधानिक मान्यता मिली। अनुच्छेद 243Q से लेकर 243S तक नगर पालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियों की व्यवस्था और सबसे अहम आम जन की भागीदारी वाला शासन तंत्र सामने आया। ये केवल एक संशोधन नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक जनप्रतिनिधि की क्रांति थी, जहां महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को और जनजातियों को वास्तविक प्रतिनिधित्व मिला और देश के हर कोने में लोकतंत्र का दीपक जगमगाने लगा। और अब एक नया दीपक जला है नई ऊर्जा के साथ। आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में जिस तरह संसद काम करती है उसी ऊर्जा के साथ एक कदम बढ़ाया गया है स्थानीय निकायों की ओर, ताकि वे भी अधिक ऊर्जा के साथ काम करें। जैसे इससे पहले पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम किया गया, उसी तरह स्थानीय निकायों को संसद से जोड़ने का ये पहला प्रयास माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। क्योंकि भारत के नगरों से जब संविधान बोलता है तो वो सिर्फ शासन नहीं करता, वो राष्ट्र बन जाता है। और यहीं से एक कदम बढ़ेगा भारत माँ के विकास की ओर, जहां हम उस लक्ष्य को सार्थक करेंगे जो लक्ष्य है भारत को 2047 तक विकसित बनाने का। तो चलिए आज ही इस सम्मेलन की मूल भावना से, आप सभी के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ, क्योंकि कहते हैं जब दीप प्रज्वलित होता है तो अधिक ऊर्जा होती है। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों से मेरा सादर अनुरोध है, कृपया दीप प्रज्वलन की पवित्र परंपरा का निर्वहन करते हुए आप सभी कदम आगे बढ़ाएं और दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। शुभम कुरुत्वम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। और हरियाणा की धरा से ये नया आगाज, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ने का आगाज, एक नया आगाज जहां से हम भारत माँ के विकास की ओर नया कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत 2047 की ओर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सविता देव अमंगल जो, उसको हमसे दूर करो, जो कुछ मंगल है उससे तुम हम सबको भरपूर करो। शांति शांति शांति। दीप प्रज्वलन के इस पावन अवसर के बाद हम मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथियों का सम्मान करेंगे, अभिनंदन करेंगे और सर्वप्रथम आदर पूर्वक आमंत्रित करेंगे मंच पर
माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को, और मैं सादर अनुरोध करूंगी हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी से कि आप उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अतिथि देवो भवः, ये परंपरा है हमारे देश की। भारत वो देश जहाँ पे परंपराएं ये कहती हैं कि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, और साथ ही जब हमारे घर पर हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी एक कदम प्रकृति की ओर बढ़ाने का संदेश देते हुए, साथ ही अभिनंदन करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। साथ ही हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कि आप हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी को भी एक प्लांटर भेंट करें तथा उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब मैं सादर अनुरोध करूंगी हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी से कि आप हरियाणा सरकार में मंत्री श्री राव नरवीर जी को प्लांटर भेंट करें तथा उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मेरा पुनः बहुत बहुत स्वागत है मान्यवर। अब मेरा पुनः अनुरोध आपसे, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी आपसे, कि आप हरियाणा सरकार में मंत्री श्री विपुल गोयल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये प्लांटर सिर्फ एक भेंट नहीं बल्कि एक संदेश है कि आइए हम एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर और मिशन लाइफ को अपनाएं। पुनः मान्यवर आपसे अनुरोध, लोकसभा सचिवालय के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी का औपचारिक स्वागत करें और उन्हें प्लांटर तथा शॉल भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। मेरा आपसे पुनः सादर अनुरोध है कि हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी का स्वागत करें तथा उन्हें प्लांटर तथा शॉल भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सतीश कुमार जी को, सचिव हरियाणा विधानसभा, कृपया मंच पर आए तथा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्ढा जी का औपचारिक रूप से स्वागत करें, अभिनंदन करें तथा यहाँ से एक संदेश दें कि हम सभी प्रकृति की ओर कदम बढ़ाएं, मिशन लाइफ को अपने जीवन में लाएं और अतिथि देवो भव की भावना के साथ मान्यवर आपका सादर स्वागत, अभिनंदन। सौंदर्य, गरिमा और आत्मीयता से संपन्न यह अभिनंदन हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की उज्जवल झलक है। पुनः आप सभी माननीय विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण जी से कि आप अपने विचारों से इस गरिमामयी सभा में सभी का स्वागत करें। हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष
श्री हरेंद्र कल्याण जी। नगर निकायों के सभी प्रतिनिधियों व अध्यक्षों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अर्बन लोकल बॉडीज श्री विपुल गोयल जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सांसदगण, हरियाणा सरकार के मंत्रीगण, सभी विधायकगण और देश भर से सभी राज्यों से आए हुए नगर निकाय के सभी मेयर, सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सभी साथियों, आज जिस धरती से भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को गीता और कर्म का संदेश दिया, ऐसी हरि की धरा से, पावन धरा से हरियाणा के अंदर आज इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और सभी आए हुए डेलीगेट्स, मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। ये हरियाणा विधानसभा के लिए और हरियाणा राज्य के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है कि लोकसभा द्वारा आयोजित प्रथम ऐसा राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि नगर निकाय अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर इसका आयोजन किया गया है, उसके आयोजन की जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को मिली है। इसके लिए मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह समझाना है कि शहरी स्थानीय निकाय हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए किस प्रकार से एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकते हैं। इस सम्मेलन का यह भी उद्देश्य है कि शहर के कामकाज के नाते सभी शहरी निकाय, सभी संस्थाएं किस प्रकार से बेहतर, जिम्मेदार और जनता की जरूरतों के हिसाब से मजबूत बन सकती है। यह मंच हमें शहरी विकास की चुनौतियों पर विचार करने और समाधान खोजने का अवसर देता है। मुझे आशा है कि इस संवाद से शहरी शासन को बेहतर बनाने की दिशा में ठोस सुझाव और नई नीतियां निकलेंगी। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई जो गुड प्रैक्टिसेस है उनका प्रदर्शन भी किया जाएगा और साथ ही साथ विभिन्न ऐसे जुड़े हुए विषयों का उनके ऊपर वर्कशॉप भी कंडक्ट की जाएगी और उनके ऊपर संवाद भी होगा। मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का विशेष रूप से यहां पधारने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर, आपके मार्गदर्शन और प्रयासों से देश की संसद, देश के सभी राज्यों के विधानमंडल और निकायों के बीच में अच्छा संवाद और सहयोग ये बढ़ रहा है। ये 2 दिवसीय सम्मेलन निश्चित रूप से इस दिशा में
मील का पत्थर साबित होगा। आपने संसदीय परंपराओं को मजबूत करने और सभी विधायिकाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है एक देश एक विधायिका, आपने उस सोच को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है और जिस प्रकार से आप लगातार इस दिशा में प्रयासरत हैं, आपकी ये सोच है कि सभी विधायी संस्थाएं, चाहे वो संसद है, चाहे राज्यों के विधानमंडल है या स्थानीय निकाय है, सभी मिलकर एक मजबूत और जिम्मेवार लोकतंत्र बनाने का काम करें। सर, आपकी दूरदर्शी सोच हमें लगातार प्रेरणा देती है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, जिनके नेतृत्व में निरंतर हरियाणा प्रदेश विधायिका की अच्छी नीतियां बने उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पटना पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के अंदर उसका उल्लेख भी किया, उसका समर्थन भी किया और साथ ही साथ ये आश्वासन भी हरियाणा विधानसभा को दिया कि इस पहल को हरियाणा विधानसभा जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाना चाहे, सरकार की तरफ से पूरा समर्थन और सहयोग जो है वो मिलेगा। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सम्मेलन को लेकर जब मैंने उनको जानकारी दी कि लोकसभा इस प्रकार के एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और उसमें हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग उसकी जरूरत होगी, तो मुख्यमंत्री जी का जो पहला रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि यह हरियाणा राज्य के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है और उन्होंने यह आदेश दिया कि किसी भी प्रकार की कोई कमी इस आयोजन में ना रहे और आज का जो ये भव्य आयोजन है उसके लिए मैं पुनः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा द्वारा आयोजित ये यूएलबी कॉन्फ्रेंस जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों, जिम्मेवारियों और भूमिकाओं की बेहतर समझ देने के लिए आयोजित किया गया है। प्रयास ये है कि विधायिका जनहित से जुड़े कानूनों और नीतियों पर सोच विचार करने का एक मजबूत मंच बने, जहां संवाद बेहतर हो तथा सार्थक संवाद के माध्यम से अच्छे समाधान निकले और जनहित में सरकारें अच्छे फैसले लें। नगर निकायों के इस तरह सशक्त किए जाए कि वे लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकें। ये अवसर हमें देश भर से आई अच्छी पहलें साझा करने, चुनौतियों पर विचार करने और मिलकर आगे की राह तय करने में मदद करेगा। ये 2 दिवसीय आयोजन पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों की दिशा में एक ठोस कदम है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को ये बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पहल है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे और हरियाणा प्रदेश आने वाले समय में इस पहल को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जिसके लिए एक रोड मैप हरियाणा राज्य में विधानसभा द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें नगर निकाय के साथ साथ पंचायती राज, सहकारी संस्थाएं तथा साथ ही साथ समाज के विभिन्न वर्ग, विशेष रूप से महिलाएं और युवा, उनके सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने में लोकसभा के सहयोग से निरंतर ये प्रयास करेगा, ताकि आने वाले समय में हमारी विधायी संस्थाएं जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की एक कल्पना है, उनके प्रयास है, हम उसको सार्थक करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं फिर से हरियाणा राज्य के सभी माननीय सांसद, सभी मंत्री, सभी विधायकगणों का तथा देश भर से पधारे सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधि और अधिकारी गणों का हृदय से हरियाणा विधानसभा की तरफ से, हरियाणा राज्य की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन को में सक्रिय भागीदारी करके इसको ऐतिहासिक बनाने का काम किया है, इसकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल इतनी उम्मीद के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगा कि हम सब यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे कि संवाद केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि एक स्थायी बदलाव
और सशक्त नगर निकायों की स्थापना की दिशा में आगे बढ़े। इतना कहकर मैं पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से जब कदम आगे बढ़ते हैं संवाद के साथ तो सशक्त भारत होना स्वाभाविक ही है। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ लोकसभा के माननीय महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी से, जो आपके समक्ष सम्मेलन के कुछ विषयों और कार्यशालाओं की संरचना पर एक प्रस्तुति दें। मान्यवर। Honorable Speaker Lok Sabha Shri Om Birla ji, Honorable Chief Minister of Haryana Shri Naib Singh ji, Honorable Speaker of Haryana Legislative Assembly Shri Harvinder Kalyan ji, Honorable Minister in the Haryana government Shri Vipul Goyal ji, Honorable Minister in the Haryana government Shri Rao Narveer Singh ji, Honorable Deputy Speaker Haryana Vidhan Sabha Dr. Kishan Lal Middha ji, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable MLAs, our respected chairpersons of urban local bodies from across states and union territories, distinguished guests, friends from the media, ladies and gentlemen, Namaskar. It is indeed an honor for me to welcome all dignitaries seated on the stage. I take this opportunity to also welcome all honorable ministers, honorable MPs and MLAs, and our esteemed mayors and chairpersons of urban local bodies from states and union territories to this unique national conference of chairpersons of local bodies. The theme of the conference, as you are aware, the role of urban local bodies in strengthening constitutional democracy and nation building, is apt given that urban local bodies and their counterparts in rural areas, the panchayats, are the foundational pillars of our constitutional democratic structure. Democracy will be as strong in a nation as the strength of the various tiers of participative governance, namely the parliament, the state legislatures, and very importantly, the local government institutions. The inspiration for this conference was provided by Honorable Speaker Lok Sabha, who considers it his duty that the apex institution of participative government, namely the parliament, should act as a mentor and guide to other democratic bodies so that citizens of our nation are better served by their elected representatives, that credibility of our democratic institutions get reaffirmed, that faith in our elected bodies as true embodiment of the will of the people gets further entrenched. Towards attainment of these noble objectives, a number of orientation programs for panchayats have already been organized in many states and union territories by the Parliament of India. However, this is the first time that a national level conference is being organized for urban local bodies. This unique initiative of Honorable Speaker Lok Sabha, which has received the full support of the Honorable Chief Minister and the Government of Haryana, and the Honorable Speaker and the State Assembly of Haryana, will afford an opportunity to leaders of our local bodies to showcase their achievements, interact and exchange ideas, learn from the best practices of their peers, and hopefully develop a virtuous network of local bodies for mutual collaboration in the future. At the end of the inaugural function today, a series of presentations
by mayors of municipal corporations have been organized. These presentations will allow them to share experience about the exceptional work which has been done in their cities and towns. Hopefully, these ideas will provide some food for thought for others and help trigger new ideas and innovative thinking for adaptation in their jurisdiction. Ladies and gentlemen, to make the event truly participative and also to provide all delegates with platforms to share their views on some of the key issues of urban governance, 5 sub-themes of contemporary interest and relevance have been selected. These are, first, urban local bodies as foundational pillars of democracy, developing model practices and procedure of conduct of council meetings. 2, urban local bodies as engines of inclusive growth and development, making municipal governance more effective in fulfilling their constitutional mandate. 3, urban local bodies as architects of 21st century India, contribution in helping achieve the goal of Vikasit Bharat by 2047. Urban local bodies as vehicles of empowerment of women, role of urban local bodies in grooming women for leadership positions in society and polity. And lastly, urban local bodies as crucibles of innovation and best practices, improving public delivery and quality of lives of citizens. We had requested our delegates to indicate the subject of their preference so that in the post-lunch session, delegates are able to join their selected subgroups and participate in discussion and brainstorming. We have invited honorable MPs, mayors and municipal commissioners, all expert practitioners in the field of urban governance to structure and moderate the discussion. Every subgroup is expected to come up with a set of recommendations which will then be presented by the subgroup as an outcome of the conference at the plenary session tomorrow morning. Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, Shri Harivansh Ji, Honorable Minister of Housing and Urban Affairs in the Government of India, Shri Manohar Lal Ji, and Honorable Minister of Urban Development in the Madhya Pradesh Government, Shri Kailash Vijay Vargiya Ji, have graciously accepted our invitation to be present tomorrow for the morning session and share their thoughts and insights. It is our firm belief that your practical knowledge, field experience and vision will find reflection in the subgroup presentation and will hopefully serve as a collective guide for all of us as we move forward with enthusiasm during the Amrit Kal towards a Vikasit Bharat. Ladies and gentlemen, I am happy to announce that a post-lunch tour of the Parliament of India has been arranged after the conclusion of the conference on the 4th of July. Honorable Speaker will interact with delegates in the historic Central Hall of the Samvidhan Sadan during their visit to Parliament. I would like to invite all delegates to make use of this opportunity to visit the Bharatiya Sansad. Mayors and chairpersons, you occupy an exalted office that was once adorned by some of our tallest national leaders, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajaji C. Rajagopalachari, Deshbandhu Chittaranjan Das, Pandit Jawaharlal Nehru, Andhra Kesari T. Prakasam, late Srimati Sushma Swaraj ji, to name just a few.
from the galaxy of national leaders in the pre and post-independence periods. May this rich legacy continue to inspire you as urban leaders in the service of your people. Ladies and gentlemen, I welcome all of you again and wish that this two-day conference is fruitful and successful in achieving its objective. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से लोकतंत्र की सबसे सुंदर तस्वीर तब बनती है जब संसद की शक्ति स्थानीय निकायों से जुड़ती है और जब संविधान की आत्मा नगर परिषदों में बसती है, तब देश नहीं राष्ट्र बनता है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नायब सिंह जी को कि आप इस राष्ट्रीय संवाद को अपने अमूल्य विचारों से समृद्ध करने की कृपा करें। आज हमारा ये बहुत ही गौरव का दिन है। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आज लोकसभा के माननीय अध्यक्ष इस उद्घाटन सत्र में ओम बिरला जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, शहरी स्थानीय निकाय के हमारे मंत्री विपुल गोयल जी, हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी और उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, पूरे देश से आज शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे मेयरगण और सभी अधिकारीगण, आप सबका मैं इस गुरु द्रोणाचार्य की पवित्र भूमि गुरुग्राम में भगवान श्री कृष्ण की ये पवित्र भूमि, इस भूमि पर सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। इस पवित्र भूमि पर आप सब यहाँ पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आप सबका दिल से स्वागत भी करता हूँ, आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप 2 दिन एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा, विचार और मंथन करने वाले हैं जो एक भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने का काम करेगा। आज इस उद्घाटन सत्र में हमारे सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्र वो भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। यह विषय हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जो उन्होंने एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प लिया है विकसित भारत 2047, उस विजन को साकार करने की ये सम्मेलन राह दिखाता है। मुझे खुशी है कि हमारा देश एक जीवंत लोकतंत्र है। मुझे ये भी खुशी है कि शहरी स्थानीय निकाय इस लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। लोकतंत्र की जड़ें स्थानीय स्तर पर जितनी गहरी होंगी, हमारा राष्ट्र उतना सशक्त और मजबूत होगा।
इसलिए स्थानीय निकायों में भी लोकसभा के सत्रों की तरह यह सत्र बुलाकर स्थानीय मुद्दों पर माननीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उन पर गहन मंथन और विचार यहाँ पर होगा। मैं इसके लिए भी आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मूल मंत्र दिया, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य लोकतंत्र के प्रति हर नागरिक को सजग करना है। अब समय है कि हम इस मूल मंत्र को हर नागरिक के कल्याण के लिए आधार बनाएं। इससे आमजन का लोकतंत्र में विश्वास और गहरा होगा। जहां तक नगरों के इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास की बात है, तो यह भी नागरिक कल्याण के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। उनको लगता है कि उसने अपने स्थानीय निकाय की बागडोर जिन हाथों में सौंपी है, वो आज उनको उसके सपने वो पूरे होते हुए उनके बीच में दिखाई देते हैं। मेरा मानना है कि विकसित भारत, हमने विकसित हरियाणा, ये विकसित नगरों से ही बनता है। हम सब जानते हैं कि हमने हरियाणा में विजन 2047 के तहत अभी तक से शुरू की गई तैयारियां, हम आज साइबर सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज ये सम्मेलन की शुरुआत हुई है, हरियाणा का यह नगर शहरी विकास का एक मॉडल ये नगर है। इसके साथ लगते हम देखते हैं 180 किलोमीटर लंबे केएमपी कॉरिडोर के साथ हमने हरियाणा के अंदर एक पंचग्राम की योजना बनाई है। यहाँ बड़े ग्राम विकसित करने का, आधुनिक शहर बसाने का हमने एक परियोजना पर हम काम कर रहे हैं। यह योजना 2050 तक ये 75 लाख जनसंख्या के लिए बनाई जा रही है। इन शहरों का मास्टर प्लान हमने तैयार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे शहर हैं वो लगातार उनमें आबादी बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के उस विजन जो उन्होंने कहा है कि हम देश के 100 नगरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। और हमने हरियाणा के अंदर हमारा फरीदाबाद है, करनाल है, इन शहरों को हमने स्मार्ट सिटीज के अंदर हम काम कर रहे हैं। हमने बड़े शहरों के विकास के लिए हरियाणा में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी उस विकास प्राधिकरण भी हमने बनाया है। और हमारा मानना है कि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हम हरियाणा में ई गवर्नेंस को तेजी से अपना रहे हैं। हमने हरियाणा में जो हर निकाय में डिजिटल पोर्टल, ऐप और GIS मैपिंग और AI आधारित समाधान हम अपनाए रहे हैं। चाहे संपत्ति कर की बात हो, बिजली के बिल की बात हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो, क्योंकि जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर होती हैं, ये वही सरकार है जो आज यहाँ पर बैठी है, जो आमजन की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरती है और उनको हम मजबूती से
वो सर्विस सेवाएं देने का काम हम करते हैं। और हमने हरियाणा में इसको सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने का काम वो हमने किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा में सभी परिवारों का एक पहचान पत्र भी बनाया है, डेटाबेस हमने खड़ा किया है और इसमें सभी सरकारी योजनाओं के साथ हमने उनको जोड़ा है। अब इन योजनाओं का लाभ नागरिकों के घर के ऊपर ही उनको घर बैठे ही ऑनलाइन उनको वहां पर उपलब्ध हो जाता है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, क्योंकि व्यक्ति ने जो अपना प्लॉट लिया है और वो प्रॉपर्टी आईडी उसको मालूम है कि हमने उसको ऑनलाइन सिस्टम से उन तक पहुंचाया है। और चाहे स्वामित्व योजना के तहत पुराने प्रॉपर्टी विवादों को भी हमने समाप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जो स्वामित्व योजना तो पूरे देश के अंदर चलाई है, उसको हमने हरियाणा के अंदर पूर्ण रूप से लागू किया है। और इसी दिशा में हमने हरियाणा में नगर दर्शन पोर्टल उसकी भी शुरुआत हमने हरियाणा के अंदर की है। हमारी सरकार का ये मूल मंत्र है कि विकास भी और पर्यावरण भी। इसके लिए हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन बिल्डिंग और सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमारे शहरों के अंदर हम प्राथमिकता दे रहे हैं। हमने शहरों को कचरा मुक्त करने के लिए 100% सोर्सेज सेग्रीगेशन, बायो सीएनजी और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा हम दे रहे हैं। हमारा सपना है कि हर शहर स्लम मुक्त हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है, जो विकसित राष्ट्र की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है कि उनका सपना है कि हर शहर ये स्लम मुक्त होना चाहिए, वहां रहने वाले गरीब को भी पक्का मकान वो मिले, बुनियादी सुविधाएं उस तक भी पहुंचे। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत देश के अंदर 4 करोड़ मकान बना करके सौंपने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन अब हमें शहरी गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग है, उसको भी हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमने हरियाणा में प्रथम चरण में कुंडली, मानेसर जो औद्योगिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी 148 डोरमेट्रिक यूनिट्स का निर्माण हमने किया है और इसके लिए 627 सिंगल रूम सेट भी बनाए गए हैं। मुझे ये खुशी है कि आप जब ये उद्घाटन सत्र के इस अवसर के ऊपर हमारे माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हम सब के बीच में आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और हम सब 2 दिन बैठ करके एक एक विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे। जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी बताया है कि हमारे 5 ऐसे शहर हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी यहाँ प्रस्तुत की जाएगी कि उन्होंने अपने जो निगम क्षेत्र है, उस निगम क्षेत्र के अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिस की है, उसको भी हमें देखने और समझने का मौका इसके माध्यम से मिलेगा, ताकि हम उसको अपने अपने शहर के अंदर बढ़ा सकें और सामूहिक रूप से बैठ करके हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। मुझे तो ये खुशी है कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने मन की बात करते हैं और मन की बात में हम देखते हैं कि देश के किसी भी कोने के अंदर अगर कोई व्यक्ति ने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम के अंदर उस प्रैक्टिस को पूरे देश के साथ शेयर करते हैं, ताकि देश के लोग उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। और मुझे खुशी है कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनको यहाँ प्रेजेंटेशन के रूप में हम सब देखेंगे भी, उन्होंने क्या क्या अपने अपने शहर के अंदर उनकी सुविधाओं के लिए, लोगों के जीवन को सरल करने के लिए क्या क्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, उसको हमें नजदीक से देखने का भी, समझने का भी और चर्चा करने का भी ये अवसर मिलेगा। मुझे खुशी है कि आप ही वो शक्ति है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
के विकसित भारत के सपने को आप लोग धरातल पर उतारने वाले हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपसे अपेक्षा है कि आप केवल योजना नहीं बननी चाहिए, योजना को अमली जामा पहना करके धरातल के ऊपर उसको लागू करना चाहिए और हम आंकड़ों में न रह करके परिणाम के अंदर हमें विश्वास करना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आप सबका एक बार फिर इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आप लोग यहाँ पधारे हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे विकसित भारत को बनाएंगे जहाँ हर शहर साफ होगा और सुंदर होगा, समृद्ध होगा। आप सब यहाँ पधारे हैं, मैं पुनः आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से हरियाणा की मिट्टी में मेहनत है, नेतृत्व का सपना और विकसित भारत को पूर्ण करने के लिए जो जज्बा है वो साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी, वाणी में जिनकी लोकतंत्र की परिपक्वता है, दृष्टि में विकसित भारत का लक्ष्य, जनप्रतिनिधियों के प्रेरणा स्रोत हैं, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष। सादर अनुरोध मान्यवर आपसे, कृपया आप हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। देश भर से आए नगरीय सरकार के सभी प्रतिनिधि भाइयों, मैं आज इस आध्यात्मिक धर्म कर्म की धरती गुरुग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका की सार्थक चर्चा के लिए आज यहां पर हम आए हैं और इस कार्यक्रम में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह जी सैनी साहब, जिनको राज्य विधानसभा का अनुभव भी है और संसद के रूप में भी उनकी लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक लंबा अनुभव है। आज इस कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी, नगरीय नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री मेरे मित्र डॉक्टर विपुल गोयल जी, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री कृष्णपाल मिड्ढा जी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, संसद में हमारे सहयोगी सांसद, लोकसभा राज्यसभा के माननीय सांसदगण, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्था जो लोकतंत्र को सशक्त और प्रभावी बनाती है, नगरीय सरकार के सभी प्रतिनिधि भाइयों बहनों, आज हम सब राष्ट्र निर्माण में शहरी निकायों की भूमिका की चर्चा के लिए यहां विराजे हैं।
हम यहां मिल बैठकर भारत के शहरों के उज्जवल भविष्य और उज्जवल भविष्य के साथ भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत और किस तरीके से शहरी सरकारों के अंदर नए भारत, विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए आपस में विचार विमर्श, सार्थक चर्चा, संवाद के लिए यहां पर आए हैं। देश भर से आए सभी अलग अलग राज्यों के सभी प्रतिनिधि भाइयों, ये चर्चा और सार्थक चर्चा अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी नई सरकारों के अंदर नवाचार और साझा मिलकर काम करने की इस पद्धति से हम लोकतंत्र के नए विचारों को आगे लेकर नया दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करेंगे। नगरीय सरकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। आम जनता की अगर सबसे ज्यादा आवश्यकता या सबसे ज्यादा नजदीकी है, आम जनता से अगर सीधा संवाद है, तो नगरीय सरकार के प्रतिनिधियों से है। गांव के अंदर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों से है। और हमारी ग्राम पंचायत, हमारी नगरीय सरकार में जितना लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा, उतने ही हम लोकतंत्र के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। इसलिए सामान्य मानवीय लोगों का सबसे नजदीक गहरा रिश्ता और सबसे संवाद आपसे होता है। और इसलिए मेरा मानना है, लोकतंत्र में जिसका सबसे ज्यादा संवाद होता है, उसको लोगों की कठिनाइयां, चुनौतियां, संकट, आपदाओं की सबसे ज्यादा जानकारी होती है। और लोकतंत्र में यही हमारी ताकत है कि हमें क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी हो, लोगों के अभावों की जानकारी हो, क्षेत्र के अंदर विकास के पैमाने को तय करने की जानकारी हो। और इसके लिए हमें लगातार आपस में सभी संस्थाओं को चर्चा, संवाद करते रहना चाहिए। और दुनिया के अंदर जब प्रौद्योगिकी के नए युग की शुरुआत हुई है, तो सोशल मीडिया भी एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिक यंत्र है, जिससे हमारा जुड़ाव मजबूत हो सकता है। और इसलिए एक विचार मेरे मन में आया कि जिस तरीके से लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, चाहे ग्राम पंचायत है, चाहे नगरीय सरकार है, चाहे विधानसभा है, लोकसभा है, लोकसभा स्वच्छ संस्था होने के कारण उसकी जिम्मेदारी है कि हमारी नीचे तक की इकाई में हम लोकतंत्र की कार्रवाई पद्धति को और उस सदन की कार्रवाई को, उसकी अच्छी परंपराओं को, श्रेष्ठ पद्धतियों को किस तरीके से आदर्श मापदंड बनाए, ताकि हमारे ग्राम पंचायत के सदन, हमारे लोकतंत्र के अंदर तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं हम, लोकतंत्र भारत की जननी कहते हैं, तो ग्राम सभाएं महत्वपूर्ण होती थी। इन सभाओं के माध्यम से, समितियों के माध्यम से, चाहे गांव में, शहर में हो, न अदालत हुआ करते थे, न थाने हुआ करते थे, न कोई शासन व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन इन्हीं ग्राम सभाओं के माध्यम से
इन्हीं शहरी समितियों के माध्यम से चर्चा और संवाद के बाद जो निर्णय फैसले होते थे उसको समाज मानता था। इस परंपरा के लोग भारत में रहते हैं, इसलिए हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी पद्धति में हमेशा लोकतंत्र रहता है। और इसलिए जब जब भी लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया, देश की जनता ने इसका जवाब दिया है। और इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को और कैसे श्रेष्ठ संस्थाएं बनाएं। जब आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबको ये दायित्व मिलता है, तो हम सब मिलकर साझे प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसलिए मेरा मानना है, जिस तरीके से लोकसभा, विधानसभा में सदन चलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मुद्दों पर चर्चा होती है, कानून बनाने पर चर्चा होती है, इसी तरीके से हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर भी हमें हमारी सभाओं के अंदर, हमारी बैठकों के अंदर एक सदन चलाने की एक आदर्श पद्धति बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारी सभासद हो, तय समय के अंदर हो, महीने के अंदर हो, 2 महीने में हो, और उसके अंदर दिन भर प्रश्नकाल भी हो, शहर की समस्याओं के 4-5 समस्याओं पर, मुद्दों पर चर्चा भी हो, ताकि एक कार्यपालिका में जवाबदेही हो। जवाबदेही और पारदर्शिता लाना है तो लोकतंत्र को सशक्त, मजबूत बनाना हो। और इसीलिए जब हमारी इन सभाओं के अंदर जनप्रतिनिधि मुद्दे उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, तो कार्यपालिका के अंदर जवाबदेही भी आएगी, पारदर्शिता भी आएगी और कार्य में ईमानदारी भी आएगी और निगरानी भी व्यापक होगी। मैंने कई बार देखा है कि कई नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगमों के अंदर साल भर के अंदर बैठक नहीं होती, और एक बजट बैठक होती है, वह भी आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है। कहीं अगर बैठक भी होती है तो मैं पढ़ता हूं कि आधे घंटे में हंगामे से बैठक को स्थगित किया, एजेंडा पास हुआ। ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। लोकतंत्र में हमें चुनकर भेजा है लोगों की अपेक्षाओं के लिए, चर्चा के लिए, संवाद के लिए, उनकी कठिनाई चुनौतियों के लिए। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि महीने में, 2 महीने में कम से कम जब हमारी बैठक हो तो बैठक दिन भर चले, 8 घंटे चले, प्रश्नकाल भी हो, कई मुद्दों पर चर्चा भी हो, शून्यकाल भी हो, और उसके अंदर हर काम की जवाबदेही तय हो, उसका एजेंडा बने, कार्रवाई बने, और अगली बैठक के अंदर उस कार्रवाई एजेंडे पर चर्चा हो कि कितनी उसका एग्जीक्यूशन हुई। उसी तरह बजट बनते समय हम बजट के अंदर व्यापक चर्चा करें, हम जनता से चर्चा करें, सदन के अंदर जनता के प्रतिनिधियों, स्टेक होल्डरों, विशेषज्ञों, जो लोगों के अभाव, कठिनाइयों को समझते उनको बुलाकर कि कौन से बजट बनाते समय हमारी कौन सी समस्याएं गंभीर है, चुनौतीपूर्ण है, उसको समाधान करना चाहिए। उसके लिए भी नीतिगत रूप से भी बजट आवंटन के अंदर जितनी जनता की सहभागीदारी होगी, जितनी सहभागिता होगी, बजट ठीक भी बढ़ेगा और बजट का एग्जीक्यूशन भी ठीक बनेगा। और समय समय पर जिस तरह के संसद और विधानसभाओं में कमेटी होती है, बजट आवंटन जिन मदों के लिए खर्च किया है, उन मदों के बजट आवंटन ठीक से खर्च हुआ नहीं हुआ, जमीन पे उसके कार्य की निगरानी हो, कमेटी जाकर जो कार्य हमने तय किए थे वो गुणवत्तापूर्ण हुए नहीं हुए, उनका एग्जीक्यूशन कैसे हुआ,
इन सारी चीजों की एक आदर्श पद्धतियां इन सदनों में बनने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं ये चुनौतियां हैं। एक समय आया था जब राज्य की विधानसभा और लोकसभाओं के अंदर लोकसभा और विधानसभाएं हंगामों की भेंट चढ़ जाती थी। लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सभाओं को बाधित करने में ही राजनीतिक दल श्रेय मानते थे और अखबार की सुर्खियां भी आज सदन स्थगित हुआ ये सुर्खियां बनती थी। मैं 16वीं लोकसभा से 17वीं 18वीं लोकसभा को देख रहा हूं। इसी 16वीं लोकसभा के अंदर लोग तथ्या लेकर आते थे, सदन स्थगित करने के लिए प्रयास करते थे। कई दिनों तक सदन स्थगित होता था। 17वीं लोकसभा के अंदर भी ये परपाटी चली, लेकिन 18वीं लोकसभा में बदलाव आया कि सभी सदन के सदस्य, सभी राजनीतिक दल के लोग विचार करने लगे कि सदन स्थगित नहीं होना चाहिए और राजनीतिक दल में आपस में विवाद में होने लगा कि सदन स्थगित होने से हम जनता की अपेक्षाएं, भावनाएं, कठिनाइयां, चुनौतियां ठीक से नहीं रख पाएंगे। इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रयास किया कि सदन चलना चाहिए, सदन स्थगित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मान्य सदस्यों ने ये विचार व्यक्त किया कि सदन स्थगित हो जाता है तो हम जनता की भावनाओं को नहीं रख सकते। हमें भी हमारी सभासदों के अंदर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों के लोगों से बात करना चाहिए कि सदन स्थगित करना या सदन में हंगामा करना, इससे श्रेय नहीं मिलेगा और धीरे धीरे समाज भी समझने लगेगा। आप अपनी चर्चा करें, संवाद करें, बातचीत रखें, क्यों नहीं ऐसी परंपरा लागू हो और हर राजनीतिक दल मर्यादा बनाने का प्रयास करें। ये कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब समय बदलाव का आ गया है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जवाबदेही बनाना है, तो हमें सदनों को ठीक से संचालित करना ही होगा। सदनों के अंदर व्यवधान, गतिरोध, ये कम करने का प्रयास हमें करना चाहिए और राजनीतिक दलों से भी जो गतिरोध पैदा करते हैं, जो व्यवधान पैदा करते हैं, समाज उसी तरीके का जवाब देगा। इसलिए हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप सबसे ज्यादा नजदीक जनता से जुड़े रहते हो और इसलिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आपके पूर्वजों ने किस तरीके से उस नगर निगम में बदलाव किया। हम सबको ये पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे। ऐसे कई नेता थे जो नगरीय सरकारों से निकलकर देश और राष्ट्र के नेतृत्व करने की क्षमता है। हमारा राजनीतिक नेतृत्व अगर निकलेगा तो आप में से ही निकलेगा, आप में से सशक्त नेतृत्व निकलेगा। इसलिए आपकी कार्य पद्धति, आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपकी ईमानदारी, एक कर्तव्य की धरती, यहां से कर्म की धरती के माध्यम से आप जितना श्रेष्ठ काम करेंगे, लोग वर्षों तक आपको याद करेंगे। लोग वर्षों तक कहेंगे ये चेयरमैन साहब आए थे, ये वार्ड पार्षद आए थे, जिन्होंने हमारे शहर को बदलने का काम किया, मेरे वार्ड को बदलने का काम किया, जनता को साथ लेकर काम किया। हमें जनजागरण से बदलने की आवश्यकता है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि देश को स्वच्छ बनाना है, तो लोगों में जागरूकता, परिवर्तन आया। समाज को बदलाव करने के लिए, समाज को आंदोलन बनाने के लिए
देश की सबसे छोटी लोकतांत्रिक संस्थाएं सबसे मजबूती से काम कर सकती है। हमें हर विषय पर जन आंदोलन बनाना चाहिए। हम जब देश के बाहर जाते हैं और देश के अंदर, तो वहां भी कचरा फेंकते समय सोचते हैं कि कचरा फेंके न फेंके, फूकने के पहले भेजने देंगे। हम भी वहां व्यवस्थित जीवन जीते नहीं जीते हैं। और इसलिए मेरा कहना है कि समाज के अंदर जन आंदोलन बनाना, जागरूकता बनाना। मेरा शहर दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर हो, जो दुनिया के अंदर स्वच्छता की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, वह पद्धति मुझे लागू करनी है और जनता को जागरूक भी करना है। मुझे मेरे शहर को हरा भरा बनाना है। वायु इंडेक्स के अंदर मेरा शहर सबसे नीचे रहे, इसके लिए मुझे जन आंदोलन बनाना है। एक पेड़ मां के नाम का अभियान जन आंदोलन बन जाए। घर के अंदर, घर के बाहर, आप इसी देश के अंदर आप कर्नाटक में चले जाएं, आप कर्नाटक में देखेंगे वहां पर सरकार के प्रयासों से नहीं, एक जन आंदोलन है। जब आदमी मकान बनाता है उसके पहले पेड़ लगाता है। मैं यहां देखता हूं आदमी 10 करोड़ के पेड़, 10 करोड़ का मकान बना देगा, लेकिन 10 लाख पेड़ लगाने पर खर्च नहीं करेगा। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है। ये लोगों की मानसिकता को बदलना है। और जो समाज का नेतृत्व करता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वही शहर को बदलने की क्षमता उसमें है। और ये जिम्मेदारी आपको मिली है कि समाज ने आपको बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं से चुनकर भेजा है। हमें हमारे सदन को कार्य पद्धति और कार्य व्यवहार से भी बदलना होगा और मेरे शहर को जन आंदोलन से स्वच्छ, हरा भरा, और जो कुछ भी चुनौतियां हैं, आपदा संकट है, मुझे मेरे कार्यकाल में उनके समाधान करना है। आज मुझे खुशी है कि कई राज्यों के अंदर हमारी महिलाएं बेहतरीन नेतृत्व कर रही है। कई राज्यों में 50% है, कई 33% है। और इसलिए महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के अंदर बढ़ोतरी हुई है। और आने वाले समय में तो राज्य विधानसभाओं के अंदर भी 33% महिलाओं का आरक्षण होने जा रहा है। और इसीलिए हमें महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का नेतृत्व हमेशा संवेदनशील होता है। संवेदना उनके कार्य में होती है, व्यवहार में होती है, आचरण में होती है, उनके जीवन में होती है। इसलिए आने वाले समय के अंदर महिला नेतृत्व भी इन्हीं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगमों से निकलेगा। मेरा मानना है कि हम सबकी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जहां एक तरफ लोकतंत्र को सशक्त बनाने की, संवाद और चर्चा की, दूसरी तरफ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा करने की। और इसीलिए ये 2 दिन के सदन की पहली परंपरा है। और मैं इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, और मैं राज्य के सभी विधानसभा के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा कि वह सभी अपने अपने राज्यों के अंदर जिस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में सदन चलाने की श्रेष्ठ परंपरा है, जहां सदन पूरे दिन चलता है, 2 दिन तक चलता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक चली, 3 बजे तक चली। हमारा सदन क्यों नहीं चले? हमारे सदनों में क्यों नहीं चर्चा हो? सब प्रश्नकाल हो तो प्रश्नकाल की जवाब दे, अधिकारी जवाब देगा। कभी पानी पे चर्चा हो, कभी बिजली पे हो, कभी सफाई पर हो, कभी रोड पे चर्चा हो, कभी नालियों पे चर्चा हो। हर छोटी समस्याओं पर चर्चा सदन में होगी। तो कार्यपालिका की जवाब देते भी और कार्य में गुणवत्ता भी आएगी। ये सारी श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करने की जिम्मेदारी हम सब जनप्रतिनिधियों की है। मुझे आशा है कि 2 दिन तक आपकी कार्य मंत्रणा, आपकी चर्चा, संवाद, आपके अनुभव, आपके नए इनोवेशन, जिन्होंने श्रेष्ठ अनुभव, परंपराएं लागू किए,
उन सबको भी साझा करेंगे और निरंतर साझा करते रहेंगे। हमारी प्रतिबद्धता इस बात की होगी कि मेरी नगर पालिका चाहे छोटी नगर पालिका है, लेकिन श्रेष्ठ नगर पालिका बनाना है देश को। मेरा नगर परिषद छोटा है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ नगर परिषद बनाना है। मेरा महानगर नगर निगम है, मुझे देश और दुनिया का श्रेष्ठ नगर निगम बनाना है। और इस श्रेष्ठ नगर निगम जब भी बनेगा जब वहां लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए अधिकतम समय सदनों में चर्चा, संवाद, मतों की अभिव्यक्ति होगी, विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन जब शहर के हित में काम होगा तो मतों की भिन्नता खत्म होगी। एक विचार से काम करेंगे, जन आंदोलन बना के काम करेंगे, और मुझे आशा है आने वाले समय में हमारे देश की सबसे मजबूत स्तंभ नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत राज व्यवस्था को हम एक सशक्त लोकतंत्र का स्तंभ बनाएंगे। और चर्चा, संवाद, सभा समितियों के माध्यम से सार्थक चर्चा और संवाद के साथ नए राष्ट्र निर्माण के, नए भारत के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। निश्चित रूप से ये जो मार्ग आपने हम सभी को दिखाया है, उस मार्ग पर चलकर ये वादा है आपसे कि श्रेष्ठ होगा हर नगर, श्रेष्ठ होगी हर पंचायत, श्रेष्ठ होगा हर राज्य, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत है। और निश्चित रूप से आज यहाँ से कदम बढ़ चले हैं एक साथ विकसित भारत की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और अब इस गरिमामयी उद्घाटन सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए हम सभी उन व्यक्तियों का आभार प्रकट करते हैं जिनके मार्गदर्शन से ये मंच साकार हुआ है। हरियाणा सरकार के माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल जी से सादर अनुरोध है कि मान्यवर कृपया मंच पर आए तथा आप धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव की कॉन्फ्रेंस के इस विजन के लिए और जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा को, उसकी कार्रवाई को सशक्त करने के लिए जाने जाने वाले ओम बिरला जी आज